नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं इस कहानी के माध्यम से कि क्या पत्रकारों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं। दूसरी बात, अगर आना चाहिए तो फिर पत्रकारिता को लगातार रखना चाहिए या नहीं चाहिए। इस विषय पे आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद बहुत सारे पत्रकार बंधु को ये चीज़ हजम नहीं हो, लेकिन आज जब समाज में किसी भी व्यक्ति को पूछता है कोई व्यक्ति कि आप क्या करते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जब यह बोलता है कि मैं पत्रकार हूँ, तो सामने जो व्यक्ति पूछता है उसके चेहरे पे जो सिकुड़न, उसका चेहरा का जो भाव भंगिमा होता है, यह देखकर ऐसा लगता है कि बताने वाले के गाल पे तमाचा मारा। आज पत्रकारों की जो स्थिति समाज में स्वयं पत्रकार ही बनाए हैं, यह बहुत ही खराब स्थिति है। पत्रकार सुनते ही लोग भड़क जाते हैं। पत्रकार का मतलब सिर्फ ये होता है कि या तो आप दलाली कर रहे हैं, या आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रहे हैं, या आप राजनीति में जाने के लिए अपना रास्ता इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिस अखबार में या टेलीविज़न में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, उस काम में उस संस्था का आप उपयोग कर अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शान को आप बराबर कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले समय में राजनीति में चलें, या फिर समाज में एक अपना अलग दबदबा रखें ताकि समाज के लोग आपसे भयभीत हों। यह संकेत शुभ नहीं है। पत्रकारिता को इतना ज़्यादा गंदा कर दिया गया है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में मैं अभी खड़ा हूँ रायसीना रोड के नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर। पहले जितने भी पत्रकार दिल्ली के थे वो सभी शास्त्री भवन में, जहाँ दफ्तर था पीआईबी का, वहाँ पे सभी लोगों का आना जाना होता था। लेकिन बाद में केंद्र सरकार की ओर से पत्रकारों के लिए या पीआईबी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था हुई, और ये नेशनल मीडिया सेंटर के नाम से जाना है। यहाँ पे जो भी पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनका आना जाना, या फिर अगर जो अंदर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं उनकी सहमति है, सुरक्षा कर्मी को ये बता दिया गया है कि उन्हें आने दें, तो अंदर जाने में कोई रोक टोक नहीं है। अन्यथा यह बहुत ही सुरक्षित और संवेदनशील स्थान है, इसलिए यहाँ पे इसकी एक बहुत अलग गरिमा है, अपना एक अलग महत्व है। मैं पिछले 18 वर्ष से एक ऐसा कार्य कर रहा हूँ, वह कार्य ये है कि ये अलग जर्नलिज्म है। ये एक तरह का जर्नलिज्म शायद हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने नहीं किया है। 1857 और 1947 के जो क्रांतिकारी हैं, जो शहीद हुए, जो जेल में मारे गए, जिन्हें फांसी लगी, उन तमाम लोगों के जो आज के वंशज हैं उन्हें ढूंढ रहा। अभी तक 75 वंशजों को ढूंढा हुआ, और उस ढूंढने के क्रम में सन 1947 से पहले भारतवर्ष में जितने भी अखबार प्रकाशित होते थे, या अखबार का जिस तरह से प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, जिस उद्देश्य से पूरा हुआ था, उन तमाम चीज़ों को मैं नहीं कहूँगा कि मैं महारत उसमें हासिल है, नहीं, लेकिन उसमें 0.1% या उससे भी कम ज्ञान जरूर है कि उस ज़माने में जितने भी अखबार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, उसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़ो। अपने देश की, अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए भारत से अंग्रेजी शासन को, ब्रिटानिया सरकार को यहाँ से भगाने का सिर्फ एक उद्देश्य था। लेकिन आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद भारतवर्ष में जितने अखबार निकलते हैं, जितने पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, जितने टेलीविज़न हैं, वो कैसे हैं,
ये भारतवर्ष के दर्शक, भारतवर्ष के पाठक ज़्यादा बेहतर जज कर सकते हैं या करते होंगे। हो सकता है कि ये कहानी सुनने के बाद वो थोड़ा उसमें बेहतर तरीके से और विश्लेषण करें। 1878 में ब्रिटिश इंडिया एक कानून पास किया, वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ये था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको कर्व करना, उस पर अंकुश लगाना। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक अखबार आया केसरी। केसरी मराठी में आया था, साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। बाल गंगाधर तिलक शुरुआत की। अनेक पत्रकार लोग उसमें जुड़े, लोगों ने कलम उठाए, लेख लिखे, खबर लिखे, छपने लगा। पूरे भारतवर्ष में, या कहेंगे कि महाराष्ट्र के तरफ से पूरे भारतवर्ष में एक भूचाल लाने की कोशिश हुई कि अंग्रेज भारत छोड़ो। लोग, तत्कालीन जो भी पत्रकार बंधु बांधव थे, वो तमाम लोग इस कोशिश में थे कि उनकी लेखनी से समाज में एक ऐसी क्रांति आए ताकि यहाँ की जो ब्रिटानिया सरकार है भारतवर्ष में, वो बाहर। केसरी के बाद आया हिंदू। हिंदू में थे जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब। यह जिस तरह से अंग्रेजी अखबार आया था और विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए जिस तरह से लोगों ने लिखना शुरू किया, उसमें बहुत सारे जो उस तत्कालीन स्वदेशी लोग थे इस मुहिम में शामिल हुए। वो बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे कि हिंदुस्तान का जो लोग हैं उसकी भविष्य क्या हो, उसका निर्धारण के लिए बहुत तरह की बातें अखबार में प्रकाशित होना शुरू हुआ। परिणाम ये हुआ कि 1908 के आसपास अय्यर साहब प्रोसिक्यूटेड हुए और इन्हें सेंटेंस हुआ। फिर आया कलकत्ता से अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका शुरू से ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध था। बहुत सारी कहानियाँ उसमें प्रकाशित हुई। कहते हैं कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी अपने शीर्षस्थ पे था, तो यह अखबार अमृत पत्रिका भारत की आज़ादी के लिए जो मुहिम चलाया जा रहा था वो अपने शीर्ष पे ले जाने के लिए तत्परता खूब लिखता था। 1897 में तिलक साहब अरेस्ट हुए। फिर एक एडिटोरियल छपा और उस एडिटोरियल में जज के खिलाफ, भारतीय न्यायालय, उस तत्कालीन जो न्यायालय था उसके खिलाफ, जज के निर्णय के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल प्रकाशित हुआ। और पत्रिका बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखना प्रारंभ किए, खास करके शिशिर कुमार घोष साहब के नेतृत्व में। जब अंग्रेज का तत्कालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भारतीयों का किस तरह प्रवेश हो, इसके बारे में बहुत तरह की बातें अखबार में प्रकाशित होने लगा। अमृतवार पत्रिका के उस कहानी से का परिणाम जो सबसे पहले पढ़ा था वो यह था कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारी जिन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें वापस पुनः नामांकन हुआ। यह अखबार की ताकत थी। 6 ईस्वी के आसपास में पेट्रियोट अखबार आया, के रामाकृष्णन पिल्लई साहब, ये मलयालम पब्लिकेशन की तरह। ये कहा जाता है कि उन्होंने राजगोपालाचारी, जो उस समय त्रावणकोर के दीवान थे, अनेक आलोचनात्मक कहानी प्रकाशित किए थे और त्रावणकोर के लोगों ने सेल्फ रूल के लिए आह्वान किया था। 1910 में यह अखबार कॉन्फिस्केटेड हुआ और पिल्लई साहब अरेस्ट हुए। फिर उसी समय आसपास में मदन मोहन मालवीय साहब ने लीडर अखबार निकाला, खासकर जब प्रेस एक्ट और न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था। लीडर अखबार का मुख्य उद्देश्य था टू फाइट अगेंस्ट द सिस्टम, और उस सिस्टम
के विरुद्ध लड़ने के लिए उस अखबार में महात्मा गांधी की खबरों को बहुत ज़्यादा, या तत्कालीन जो नेता थे जो राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा खबर प्रकाशित होता था। आज़ादी से पहले यार 15 अगस्त 1947 से पहले भारतवर्ष में जितने भी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था, उन पत्र पत्रिकाओं के चाहे संपादक हों अथवा शीर्षस्थ पत्रकार हों, किन्हीं को भी आज़ादी के बाद शायद भारत की राजनीति में स्थान पाते नहीं देखा गया है, अपवाद छोड़कर। अब अगर यह कहें कि उनके पूर्वजों ने आज़ादी के दौरान अखबार प्रकाशित करते थे और उन्हीं के प्रकाशन के बाद देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए उनके अगली पीढ़ी को भारत की राजनीति में प्रवेश होना या उनके लिए कुर्सी आरक्षित रखना यह दायित्व है स्वतंत्र भारत की सरकार का या राजनीतिक पार्टियों का, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। लेकिन एक बात पक्का है कि आज़ाद भारत में विगत 75 वर्षों में भारत की पत्रकारिता से जिस कदर पत्रकार बंधु बांधव, चाहे वो संपादक हों चाहे जो भी हो, जिस तरह राजनीति में प्रवेश लिए हैं या राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, यह न केवल भारत की पत्रकारिता के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि समाज में जब भी कोई व्यक्ति यह बोलता है कि वह पत्रकार है, आज जो व्यक्ति बड़े बड़े ओहदे पे पत्रकार बन के बैठे हैं, यह निश्चित है कि आज से 25, 30, 40 साल पहले वो भी सड़क पर घूमते थे। उन्हें भी सड़क, एक कहानी के लिए सड़क पे जाना पड़ता था, खेत खलिहानों में जाना पड़ता था, लीग वर्क करना पड़ता था। जो आज छोटे छोटे पत्रकार गांव में, कस्बा में, पंचायत में, जिला में, प्रखंड में वही काम कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि हम जैसे ही बोलते हैं कि हम पत्रकार हैं, तो लोग सिर्फ गाली नहीं देते हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि आपको आंखों से अपमानित नहीं करते हो। लेकिन हकीकत यह है कि सभी पत्रकार ऐसे नहीं हैं। अगर 100% में 2% पत्रकार ऐसे हैं, तो 2% पत्रकार का वजन 98% पर क्यों जाएगा? पूरा समाज क्यों? अब सवाल यह है कि सभी लोग स्वतंत्र भारत में पत्रकारिता को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया की तो पैदाइश अभी बहुत कम उम्र है उनकी, लेकिन इन तमाम मीडिया घरानों का बैनर का इस्तेमाल करके राजनीति में जाते हैं। आमतौर पे भारत में, स्वतंत्र भारत में एक और भी पत्रकारों के बीच गलतफहमी है। वो यह है गलतफहमी बोलिए या उनके नज़र में खुशफहमी है कि जो व्यक्ति जिस राजनीतिक पार्टी को कवर करते हैं वो समझते हैं कि वही सरकार चला रहे हैं, वही सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार समझते हैं कि बस कांग्रेस पार्टी मेरी है। भारतीय जनता पार्टी को कवर करने वाले पत्रकार सोचते हैं भारतीय जनता पार्टी मेरी है। कम्युनिस्ट मेरी है। समाजवादी पार्टी के नेता पत्रकार समझते हैं कि वो मेरा है। राष्ट्रीय जनता दल के पत्रकार समझते हैं वो मेरा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या राजकीय स्तर पे हो। हर एक पत्रकार ये समझते हैं कि जिस पार्टी को मैं कवर करता हूँ उस पार्टी के अध्यक्ष उनके जेब में हो सकते हैं कि उनके जेब में हो सकता है यह भी कि पार्टी के अध्यक्ष उनकी कलम का इस्तेमाल कर, अखबार के पन्नों का, शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी छवि को ऊंचा करते हो। या यह भी हो सकता है कि पत्रकार बंधु बांधव अपने संस्थान का, अखबार का, टेलीविज़न के स्क्रीन का दुरुपयोग कर खुद स्थापित होने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसमें सिर्फ पत्रकार अकेले नहीं हो सकते हैं। अखबार का मालिक, चाहे वो टेलीविज़न हो या प्रिंट मीडिया हो, इसके मालिक की नज़र भी एक तरफ जहां पत्रकार बनने के लिए है, पत्रकार बने रहने का है, उतना ही वो मालिक भी बने रहते हैं। बिरला घराने का बोलेंगे, आज़ादी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा योगदान है। इतिहास में आज भी दर्ज है। आने वाले 100 साल बाद भी, 500 साल बाद भी
बिरला घराने का आज़ादी के मूवमेंट, उनका जो योगदान है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। लेकिन आज़ाद भारत में के बिरला साहब बन गए राज्यसभा के सदस्य। बिरला के बिरला के बाद हिंदुस्तान टाइम्स की शोभना भारती बन गई, राज्यसभा में आ गई। दैनिक जागरण अखबार के दोनों, पहले नरेंद्र मोहन गुप्ता साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हो गए। फिर महेंद्र मोहन गुप्ता, ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में आप पहुँच गए। संजय निरूपम जो सामना के थे वो राज्यसभा में पहुँच गए। विजय दारदा साहब, ये लोकमत अखबार के मालिक हैं, ये भी राज्यसभा में पहुंच गए। सुभाष चंद्र जी टेलीविज़न के मालिक हैं, राजनीति में पहुंच गए। प्रमोद नावलकर साहब, ये मराठी दैनिक है नवशक्ति, ये 1950, उसके ये आगे राजनीति में, ये शिवसेना के फेस भी हैं। कुमार केलकर हैं, ये लोक सत्ता अखबार में है, ये कांग्रेस के, ये भी आगे राजनीति में। अब सवाल ये है, मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ, एक पत्रकार के रूप में नहीं, मैं पहले एक अखबार विक्रेता के रूप में बताता हूँ। एक अखबार का पाठक, चाहे वो 70 के ज़माने में 5 नया पैसा या 10 नया पैसा का अखबार खरीदता था, या आज 5 रुपये या 10 रुपये का या 50 रुपये का अखबार या पत्रिका खरीदता है। एक पाठक के नज़र में एक पत्रकार, उसकी लेखनी का जो वजूद होता है, जो महत्व होता है, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जिस कदर खास करके अकबर साहब गए थे 89 लोकसभा चुनाव के बाद, हम लोगों के पास एक चिट्ठी भी आई थी कि क्यों मैं राजनीति में जा रहा हूँ। पूर्णिया से चुनाव लड़े थे। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही फक्र के साथ कहूँगा, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, कि भारतवर्ष में एमजे अकबर ऐसा जर्नलिस्ट, एमजे अकबर ऐसा लिखने वाला व्यक्ति शायद नहीं है। अगर कोई दूसरा एट पार नहीं तो अगर थोड़ा सा कम में है, वो है वीर सांघवी। उसके बाद अगर कोई है तो इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा। बीच में जितने भी लोग हैं इस श्रृंखला या इस एज ग्रुप में, उनमें लेखनी के मामले में ये सभी लोग इतने ज़्यादा धर्मान हैं लेखनी के मामले में, कि पाठकों के नज़र में ये भगवान तुल्य है। पाठक, हम लोग ऐसा जो छोटा छोटा पाठक थे या आज भी हैं, हम लोगों की नज़र में एकदम भगवान के बराबर मापित है। लेकिन राजनीति में आने के बाद जब एक पाठक उनके शब्दों को पढ़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं एमजे अकबर साहब का इसलिए कि एमजे अकबर साहब एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से लेके नीचे आता हो। एमजे अकबर साहब आगे राजनीति में, एमजे अकबर साहब के बाद में उससे पहले या उसके आसपास में अरुण शौरी साहब आ गए। अरुण शौरी साहब बहुत बेहतर लिखते हैं। अरुण शौरी साहब की लेखनी के बारे में तो कुछ कहना ही मुश्किल है। लेकिन राजनीति में वो भी आए, मंत्री वो भी बने। एमजे अकबर साहब के बाद आगे राजीव शुक्ला साहब। राजीव शुक्ला संडे और रविवार में लिखते थे, राजनीति में आ गए। उनका और भी दूसरे हैं, टेलीविज़न के भी उनके काम उनकी पत्नी करती हैं। फिर आगे चंदन मित्रा साहब। चंदन मित्रा साहब से बेहतरीन लेखक 70 के ज़माने से मैं उन्हें जानता हूँ। हमारे गुरुदेव दुर्गानाथ झा, जो उस समय इंडियन नेशन के चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे। चंदन मित्रा इतना बेहतर लिखते हैं कि अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन चंदन मित्रा राज्यसभा में आ गए। साजिया इमली, ये स्टार न्यूज़ की थी, ये आ गई आप में। आशुतोष आज तक के बहुत बेहतरीन पत्रकार थे, आप में आ गए। आशीष खेतान, ये तहलका में थे, ये भी राजनीति में आ गए। सुप्रिया श्रीनाले
शमीम हैदर, सोनिया सिंह, कुमार केलकर, सैयद इम्तियाज़, तथागत सतपथी, पी साईनाथ साहब राजनीति में आ गए, लेकिन पी साईनाथ को भारत का एक एक बच्चा, एक एक किसान जानता है, क्योंकि पी साईनाथ को पढ़ा है, लेकिन राजनीति में आ गए। हम लोग काम करते थे इंडियन एक्सप्रेस में, हमारे कलीग थे देवेश कुमार, राजनीति में है। हम लोग के साथ स्टेट्समैन अखबार में मैं काम करता था, सुदेश वर्मा राजनीति में है। सवाल ये नहीं है कि पत्रकार को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पूरी स्वतंत्रता है, आप बेहतर है चले जाएं। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि पत्रकारिता का, पत्रकार की संस्थान को, चाहे अखबार का संस्था हो, टेलीविज़न का संस्था हो, इस संस्था का इस्तेमाल कर ऊपर चढ़कर राजनीति में जाना और फिर पत्रकारिता के लफ्ज़ों में लिखना और भाषण देना, यह शोभा नहीं देता। या तो नेतागिरी करिए या पत्रकार रहिए। वजह यह है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, तो आज पत्रकारों की स्थिति, जो उनकी छवि है, जिस तरह से वो राजनीति या बहुत तरह की जो बातें हैं, जिस तरह से पत्रकारों की ये बड़े बड़े शहरों में स्थिति है, लोग गाली देते हैं। पत्रकार का नाम सुन के लोग मुंह नोचना चाहते हैं, समझता है कि इससे चरित्रहीन व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन साहब, हर कोई चरित्रहीन नहीं है, हर कोई मुखौटा नहीं लगा सकता है, हर कोई अपने संस्थान को के सर पैर रखकर ऊपर नहीं चढ़ सकता है। फिर एक यहाँ पे भी एक सवाल उठ जाता है। सवाल ये उठता है कि आज के संस्थान में जब किसी पत्रकार को नौकरी मिलती है, खासकर के रिपोर्टर को, तो अखबार का मालिक उसके साथ में एक दूसरी भी चिट्ठी देते हैं कि आपको इतना विज्ञापन वसूलना है, आपको जो तनख्वाह मिलेगा, आप विज्ञापन लाएंगे तभी आपको तनख्वाह मिलेगा। यह मालिकों की तरफ से शुभ संकेत नहीं है, ये शब्दों का बलात्कार है, वाक्यों का बलात्कार है। क्योंकि जब लिखेगा, जब आपको विज्ञापन ला के देगा, जब उस पत्रकार का मस्तिष्क किसी व्यक्ति के सामने झुका होगा, तो वो क्या लिखेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण ये है कि 70 के दशक में मैं इंडियन नेशन अखबार में काम करता था पटना में, वहीं से मैं शुरुआत किया हूँ। बिहार का कोई भी चीफ मिनिस्टर के घर कोई जर्नलिस्ट नहीं जाता था, किसी मंत्री, किसी अधिकारी से मिलने के लिए कोई पत्रकार नहीं जाता था। ये मैं जयप्रकाश नारायण आंदोलन के आसपास की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उन मंत्रियों को, चाहे मुख्यमंत्री हो, मैं कई एक मुख्यमंत्री को देखा हूँ इंडियन नेशन अखबार के दफ्तर में आते, कई एक मंत्रियों को देखा हूँ दफ्तर आते, जब उनके बारे में एडिटोरियल या समाचार लिखा जाता था, वो उसे दुरुस्त करने के लिए, उस विषय को रेक्टिफाई करने के लिए आते थे। आज स्थिति विपरीत है। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या, बीडीओ के दफ्तर में पत्रकार लोग बैठते हैं, जिलाधिकारी, फिर मंत्री और बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, उनके पास तो लोग जाएंगे ही, बैठेंगे, क्योंकि उनको अगर नहीं जाएंगे तो फिर विज्ञापन कहाँ से आएगा और फिर उस रिपोर्टर को तनख्वाह कहाँ से मिलेगा। मैं कुछ लोगों से बात किया हूँ, फिर मैं प्रमोद आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। धनबाद के पत्रकारिता संस्थान से आप सबों को नमस्कार। पत्रकारिता के संबंध में पिछले 25 वर्षों से लगातार कार्य करते हुए, पढ़ाते हुए, लिखते हुए, बोलते हुए
जो समय और अनुभव हमने दिया है उससे यही निष्कर्ष निकला है कि पत्रकारिता अपनी गरिमा दिन प्रतिदिन होती जा रही है। पत्रकारिता में कार्य करने वाले मित्रों का कोई अपना एक मौलिक चरित्र रह नहीं गया है। लिखना पढ़ना तो अपनी जगह पर है, खबरों की जो संरचनाएं हैं, आलेख हैं, वो सारे कुछ कहीं न कहीं विज्ञापनों के घेरे में बंद हैं। और जो लिखने पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने लिखना शुरू किया है, वो सभी चारण की भूमिका में आ गए हैं। वो जब लिखते हैं तो उन्हें इस प्रकार का आभास होता है कि एको अहं द्वितीयो नास्ति, ऐसा समझ में आता है। लेकिन जब आप शब्दावलियाँ सुनते हैं, जो एंकर होते हैं, जो प्रस्तावना रखते हैं, जो समाचारों को वेब मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर देने की कोशिश करते हैं, ऐसे सभी लोगों का न तो हिंदी शब्दावली ठीक है, न उनके प्रश्न ठीक होते हैं, न उनके उत्तर ठीक होते हैं। फिर भी आप वेब मीडिया में जितने चैनल्स पर जाना चाहें जा सकते हैं और वो खबरों का एक बड़ा ही विचित्र संजाल बनता जा रहा है। यानी ये एक ऐसा बेलगाम बेहिसाब विभाग बन गया है जिस पर न तो कोई नियामक संस्थाएं हैं और न कोई इसका अपना व्यक्तिगत नियमन है। इसलिए इसके पाठ्यक्रम में, इसके संचालन में कोई न कोई विचार किया जाना अभी के समय की मांग समझ में आती है। पत्रकारिता ने अपना जो अस्तित्व है वो ऐसे खोया है कि 100 रुपये में एक प्रेस रिलीज, 50 रुपये 100 रुपये में एक फ़ोटो, और जो वास्तविकता में कार्य करने वाले लोग हैं उनकी कोई जानकारी नहीं। ये सभी पत्रकार राजनीतिक दलों के नेताओं के चारण होते हैं। ये सभी दिन रात सुबह शाम राजनीतिक लोगों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनके चक्कर लगा करके उनकी कुछ चंद लिफाफों के कारण देश की जनता को भ्रमित करते रहते हैं, कुछ लिखकर, कुछ समाचारों से और कुछ प्लांटेड खबरों को रखकर। इससे ऐसी स्थिति बनती जाती है कि एक तो अखबारों की पठनीयता घट गई है, वेब मीडिया पर कोई देखना नहीं चाहता है, न्यूज़ चैनल्स के डिबेट में कोई जाना नहीं चाहता। नमस्कार। पत्रकारिता की स्थिति आजकल बहुत बुरी है और स्थिति कई कारणों से बुरी है। मैंने पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर हम इमरजेंसी के समय की पत्रकारिता याद करें, बिहार प्रेस बिल के समय की पत्रकारिता याद करें, तो आज लगता है कि क्या हो गया है पत्रकारों को। और यह धीरे धीरे ही हुआ, पर 2014 के बाद स्थिति बहुत ख़राब हो गई। लेकिन ये प्लान्ड था, मुझे लगता है कि ये प्लान्ड था। और पत्रकारिता में खास मकसद से खास तरह के लोगों को प्लांट करने का काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। कहिए कि 1975 के बाद इमरजेंसी के समय जो लोग पढ़ने लिखने से रह गए थे, उनमें से ज़्यादातर लोग पत्रकारिता में खप गए। बाद में कुछ लोग नेतागिरी में भी गए। बाद में पत्रकारिता में वैसे ही लोग आते थे जिन्हें और कोई नौकरी नहीं मिली। ज़्यादातर कुछ लोग शौक से, कुछ लोग अच्छे से, कुछ लोग अच्छे संस्थान में और ट्रस्ट के आए हैं, वो अपवाद है। लेकिन ज़्यादातर पत्रकारिता में और ख़ासकर हिंदी पत्रकारिता में वही लोग आए जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। और ये वैसे ही था कि नेता लोग अपराधियों से सहयोग लेकर के चुनाव जीतते थे, तो नेता लोग पत्रकारों से भी सहयोग लेकर चुनाव जीतते थे, अपने बारे में झूठ सच छपवा कर, प्रचार करवा कर। तो जैसे अपराधियों ने सोचा कि हम ही क्यों नहीं नेतागिरी कर लें, वैसे ही कुछ पत्रकारों ने भी समझा कि हम ही क्यों नहीं नेतागिरी कर लें। तो पत्रकार नेतागिरी करते रहे और बाद में वो मालिकों तक पहुंच गया और स्थिति ये हो गई कि पत्रकार को छोड़कर मालिकों की सेवा की जाने लगी। और सब बहुत लंबी कहानी है और काफ़ी उलझा हुआ भी मामला है। लेकिन मूल बात यह है कि पत्रकारिता में अगर अच्छे लोग तब आते जब यहाँ वेतन भत्ते ठीक होते। मैंने राजनीति में अच्छे लोग हैं, कई काफ़ी अच्छे लोग हैं, उसके पैसे वहाँ जो वेतन भत्ता मिलता है उसकी तुलना पत्रकारिता से कर लीजिए, देख लीजिए क्यों पत्रकारिता से लोग राजनीति में जाते हैं और क्यों भ्रष्टाचार करते हैं राजनीति में जाने के लिए।
तो कारण तो वही है कि अगर आप किसी पेशे में अच्छे लोगों को पर्याप्त या उपयुक्त पैसा नहीं देंगे तो वो पैसे कमाने की व्यवस्था करेगा, वो तो मिनिमम है। हालांकि यह भ्रष्टाचार के लिए या गलत करने का जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन आदमी को पैसे चाहिए होते हैं और उसकी वो व्यवस्था करता ही है। बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं जो जितना मिलता है उतने में काम चला लें, और ज़्यादातर लोग को मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है, लेकिन जिसके पास स्कोप है, जो कर सकता है वो करता है। तो बड़ी उलझी हुई स्थिति है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पत्रकारिता में दोनों कारण से भ्रष्टाचार है। एक तो गलत लोगों को प्लांट किया गया है। गलत लोगों से मेरा मतलब है खास करके उसी उद्देश्य से पत्रकारिता में प्लांट किया गया है जो अब अपना काम कर रहे हैं, और कुछ गलत लोग आ गए क्योंकि उनको और कहीं कोई काम ही नहीं मिला तो वो यहाँ चले आए, और बाकी अब आप पैसे नहीं देंगे तो जो अच्छा काम कर सकता है वो क्यों यहाँ टिका रहेगा, तो वो छोड़ के चला गया, तो यहाँ बचा क्या, कचरा ही। तो कुछ लोग, बहुत गिनती के लोग अच्छे पत्रकार हैं या जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, बाकी यहाँ वो तलछट या छटा हुआ ही माल है। तो और उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि ना हमने पत्रकारिता में अच्छे लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ किया और ना उन लोगों को रोके रखने के लिए कुछ किया। जो अच्छा पत्रकार है, अगर आप उसको राज्यसभा में भेज देंगे तो पत्रकारिता क्यों करेगा, या आप उसको चुनाव लड़ने का टिकट दे देंगे और फिर वो बीजेपी से घूम करके कांग्रेस या कांग्रेस से घूम करके बीजेपी में चला जाएगा, आप सबकी आज़ादी देंगे तो वो यहाँ पत्रकारिता करेगा क्यों। तो पहले तो ये सब नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आदमी की इच्छा को आप रोक नहीं सकते, तो आदमी अपनी इच्छा के अनुसार सब कोई आगे बढ़ना या तरक्की या पैसा कमाना या नाम कमाना चाहता है, तो सब लोग वही कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था ही चौपट है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, और मैंने अगर कुछ करना है तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही खराब हालत है पत्रकारिता की, और बहुत ज़रूरी था कि यह क्षेत्र ठीक होता और इसमें काम किया जाता। लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर पत्रकारिता ठीक होती तो शायद राजनीति भी बहुत अच्छी होती। लेकिन राजनीति वालों ने पत्रकारिता को अपने जैसा बना लिया है, और यह बहुत ही दुखद है। और आजकल तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं इस पर अक्सर लिखता रहता हूँ कि खबरों को कैसे प्ले किया जाता है, या कैसे उसके शीर्षक बदल दिए जाते हैं, या कैसे खबर का वो वाला हिस्सा हाईलाइट कर दिया जाता है जो नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी खास लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है और जो जनहित में नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछे कि क्या किया जाए तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने तो पत्रकारिता लगभग इसीलिए छोड़ी कि मुझे पर्याप्त पैसे नहीं मिलते थे, और मुझे लगा कि यह ज़रूरी है और जनहित के लिए, जनहित का काम है, तो मैं लगभग मुफ्त में कर रहा हूँ। तो जाहिर है मैं किसी से ये अपेक्षा तो नहीं कर सकता कि वो भी मेरी तरह मुफ्त में काम करे, और अगर रिटर्न मिल रहा है, वैसे लोग कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए। वैसे बहुत कम लोग हैं जिन लोगों को ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग पैसे के लिए किसी खास लोगों की, किसी खास मकसद से, किसी खास दल की सेवा कर रहे हैं, और ये उनकी मजबूरी हो या उनका प्रोफेशन ही पसंद उनकी, उसमें भी कुछ किया नहीं जा सकता है। धन्यवाद।